चकझुमरा ट्रेन हादसे को 12 घंटे बीत गए, बहाली पर काम ना हो सका। डोगरा फाटक के करीब रात गए, मियांवाली एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, 2 बोगियां उलट गईं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अफसोसनाक हादसे से। चकझुमरा ट्रेन हादसे को 12 घंटे बीत गए, बहाली पर काम ना हो सका। डोगरा फाटक के करीब रात गए, मियांवाली एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, 2 बोगियां उलट गईं। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको। हादसा वेस्ट केबिन के सामने पेश आया, 10 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। चकझुमरा ट्रेन हादसे को 12 घंटे बीत गए, बहाली पर काम ना हो सका। डोगरा फाटक के करीब रात गए, मियांवाली एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अवैस को हमारी आवाज शायद नहीं आ रही टेक्निकल इश्यूज की वजह से। अवैस बताइएगा इस हादसे के हवाले से। गुज़िश्ता रात मियां एक्सप्रेस जो लाहौर से बरास्ता जुमरा मियांवाली जा रही थी, डोगरा वाला स्टेशन पर जो है ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसकी वजह से जो है वो एक्सप्रेस की 2 बोगियां जो है वो डीरेल होने की वजह से पटरी से उतर कर जो है वो उल्ट गई, जिसकी वजह से 10 मुसाफिर जो हैं वो जख्मी हुए हैं। महकमा जाने यहाँ जो है वहाँ पर बोगियों को ट्रैक पर लाने का जो काम है वो जारी है। इसी वाले से मेरा कैमरामैन उस्मान जो है वो आपको दिखा सकता है कि महकमा रेलवे की इमदादी टीमों की जानिब से बोगियों को जो है वो ट्रैक पर लाया जा रहा है। एक बोगी ट्रैक पर चढ़ा दिया गया है और दूसरी बोगी को भी जो है वो तमाम तर तकनीकी काम करने के बाद और जदीद मशीनरी की मदद से जो है वो ट्रैक पर जो है वो चढ़ाया जा रहा है। गुज़िश्ता रात जब ये वाकया पेश आया तो उसकी वजह से जो है वो 2 बोगियां उलट गई थी और 10 अफराद जो है वो जख्मी हुए थे। इस मामला पर डीएस हेडक्वार्टर सफियान डोगर की कमेटी बैठा दी गई है और ये कहा जा रहा है उनका कि जो है वो गफलत पाए जाने की सूरत में जो मुतलका अमला होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो एक्शन लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक जो है वो कांटा खुलने की वजह से ये हादसा वो पेश आया, जिसकी वजह से 10 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए। 10 मुसाफिर जिनका तल्लुक सरगोदा और मियांवाली से था और अब जो है वो महकमा रेलवे की जानिब से जो है वो बोगियों को ट्रैक पर चढ़ाया जा रहा है ताकि ट्रैक को क्लियर किया जा सके और फैसलाबाद और मियांवाली के लिए जो है वो जो ट्रांसपोर्ट है रेलवे की उसको बहाल किया जा सके। फैसलाबाद रीजन भर में बोगियों के डील होने के वाकयात अक्सर जो है वो रोडमा होते हैं, जिस पर महकमा रेलवे को मनसूबा करना होगी, ट्रैक की मेंटेनेंस को बर वक्त मुमकिन बनाना होगा और इसके साथ साथ जो बोगियों की खस्ताहाली है उसको दूर करना होगा ताकि मुसाफिर जो हैं वो बाहिफाजत अपनी मनाजिल तक जो है वो पहुंच सके। एक बोगी को जो है वो ट्रैक पर चढ़ा दिया गया है और दूसरी बोगी को जो है वो ट्रैक पर चढ़ाने का काम जो है वो आप देख सकते हैं इस वक्त जारी है और इंजन को जो है वो साथ अटैच किया फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचा के ट्रैक अवैस हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि अभी तक ट्रैक पर बहाली का काम जारी है। एक बोगी को ट्रैक पर चढ़ा दिया गया है, दूसरी बोगी को ट्रैक पर चढ़ाने का अमल जारी है। अवैस हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे पेट्रोल की कीमत बढ़े तो किराया बढ़े, कमी पर खामोशी क्यों? 15 दिन में फी लीटर पेट्रोल 20 तो डीजल की कीमत 35 रुपए तक नीचे आ गई, मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए जूं के तूं। फैसलाबाद डिवीजन में बसों पर सफर करने वाले मुसाफिरों की अक्सरियत ने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के चुप साधने को मुजरिमाना खामोशी करार दे दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं पेट्रोल के हवाले से। पेट्रोल की कीमत बढ़े तो किराया बढ़े, कमी पर खामोशी क्यों है? 15 दिन में फी लीटर पेट्रोल 20 तो डीजल की कीमत 35 रुपए तक नीचे आ गई, मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किराए जूं के तूं है। फैसलाबाद ट्रेन में बसों पर सफर करने वाले मुसाफिरों की अक्सरियत ने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के चुप साधने को मुजरिमाना खामोशी करार दे दिया है। पेट्रोल की कीमत बढ़े तो किराया बढ़े, कमी पर खामोशी क्यों है? 15 दिन में फी लीटर पेट्रोल 20 तो डीजल की कीमत 35 रुपए तक नीचे आई है। बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान बताइएगा इस हवाले से। रमजान बताइएगा कि पिछले 1 माह से जो है पेट्रोल की कीमतों में कमी देखी गई है, लेकिन किरायों में कोई कमी नहीं देखी गई। इस हवाले से अवाम का क्या कहना है, उनकी क्या मुश्किलात हैं, इस हवाले से हमें तफसीलन बताइएगा, अवाम के तासुरात के हवाले से।
जी बिल्कुल, मुसाफिर जो है इस हवाले से परेशान दिखाई देते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि एक तरफ महंगाई है, दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो कम करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जा रहा है। ना सिर्फ अशिया खुरोनोश की कीमतों को कम करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि इसके साथ साथ किराया भी ताकि कम हो। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इससे बिल्कुल बरअक्स हैं। जो किराया है मुख्तलिफ शहरों को जाने वाला, गाड़ियाँ जो हैं उनके किसी भी किस्म का कोई रिलीफ जो है वो फराहम नहीं कर रही, जिस वजह से जो लोकल रूट्स हैं उन पे तो ₹1 की भी कमी जो है वो वाकई नहीं हो सकी। हमारे शहरी मौजूद हैं, इस बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, कहाँ का सफ़र करते हैं आमतौर पर आप? सर शाह जिमना गोजरा का सफ़र करते हैं। अच्छा, तो इनका किराया कितना है? सर शाह जिमना का 200 रुपया किराया और गोजरा का 250 रुपया किराया है। इसमें कोई कमी नहीं हुई जब 35 रुपये डीजल जो है वो कम हुआ है? ज़रा भी कमी नहीं हुई, बिल्कुल। अच्छा, आप बताएं कि 35 रुपये डीजल कम हो गया पिछले 15 दिनों में, तो किराया कम हुआ है? कोई किराया कम नहीं हुआ। यहाँ से शोर कोट के जाने का जनाब 270 रुपया ले रहे हैं। कोई कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, कोई कमी नहीं हुई। पेट्रोल 8 रुपये कम हुआ, लेकिन इधर से कोई कमी नहीं आई, किराया वही है। जो रिक्शे का किराया है 15 दिनों के दौरान जो है वो 15 रुपये जो है वो 20 रुपये कम हो गया है पेट्रोल। तो किराए वाले जो रिक्शा वाले हैं उन्होंने भी कोई कमी नहीं की? कोई कमी नहीं की। 1 किलोमीटर का 50 रुपये ले लेते हैं, कोई कमी नहीं की। रिक्शों वालों ने या ट्रांसपोर्ट वाले हैं, किसी ने भी नहीं कोई कमी की। अच्छा, आप बताएं, आपकी गाड़ी है, डीजल कम हो गया, पेट्रोल कम हो गया, लेकिन इसके बावजूद जो है वो किराया क्यों नहीं कम किया जा रहा? क्योंकि गाड़ियों के और भी काफ़ी खर्चा है। एक ड्राइवर और एक कलिंडर, उनकी भी तनख्वाह देनी होती है। फिर कमेटी हदूद में कमेटी वालों को भी टैक्स देना होता है, ट्रैफिक चलान और टायर वगैरह। सारी महंगाई के बावजूद भी हम अकेले पेट्रोल पे तो नहीं चल रहे, और भी काफ़ी खर्चे हैं, इसलिए हम किराया नहीं। बाकी कौन कौन से खर्चे हैं जो ज़्यादा हैं इसके? ये देखें ना, एक ड्राइवर एक कलिंडर, उनकी तनख्वाह देनी है हमने, और उसके बाद गाड़ी का मोबाइल चेंज करवाना, टायर नहीं डलवाने होते हैं, और टैक्स भी देना होता है। कभी कभी ट्रैफिक चलाने वाले, और यहाँ पे अड्डे का भी रेंट देना होता है। सारे काफ़ी अर्थ, हमारा तो काफ़ी खर्चे हैं। अकेले पेट्रोल पे हमारी गाड़ी नहीं चल रही। अच्छा, आप क्या चलाते हैं? कार चलाते। तो पेट्रोल जो है वो 20 रुपये कम हो गया है ये पिछले कुछ 15 दिनों में। तो कार का भी हवाले से जो स्पेशल कार करवाई जाती है आमतौर पे, तो उसका क्यों किराया नहीं कम किया कर? 20 रुपये कम होने की वजह से पेट्रोल कोई इजाफा तो कोई नहीं हुआ। पेट्रोल महंगा है, इस वजह से किराए ज़्यादा होते हैं। फैसलाबाद का पहले 4500 लेते थे, अब 6000 है। पेट्रोल कम होगा तो किराए भी कम हो जाएंगे। आप समझते हैं कि 20 रुपये को कुछ ज़्यादा कमी नहीं है, मज़ीद कम होना चाहिए? मज़ीद कम होना चाहिए। मुसाफिरों को नहीं हो रहा ना, बचत नहीं हो रही कोई, किराया खर्चा भी है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, एक तरफ जो मुसाफिर हैं उनकी परेशानी ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें कम कर दी गई हैं, इसके बावजूद जो है वो कमी नहीं की जा रही। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनका कहना है कि दीगर अखराजात इतने ज़्यादा हैं, टायर्स हैं, मोबाइल ऑयल है, दीगर जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा हैं, जिसके सबब जो है वो मामूली कमी होने के बाद भी कमी करना मुमकिन नहीं। एक और सवाल भी इनसे जानते हैं। अच्छा, जब थोड़ा सा डीजल महंगा होता है तो किराया बढ़ा दिया जाता है, उस वक्त क्यों नहीं ऐसा रखा जाता कि भाई किराया ना बढ़ाया जाए? देखें जी, पंप वाले भी ऐसा ही करते हैं। अब डीजल सस्ता होता है, पंप वाले बंद कर लेते हैं। यकम को रेट कम होना होता है और पंप वाले 2 दिन 3 दिन पहले बंद कर लेते हैं। इसी तरह सारा निज़ाम इसी तरह चल रहा है। देखें, हमारा डीजल अगर हुआ है सस्ता, सिर्फ डीजल का खर्चा नहीं है, और भी काफ़ी खर्चे हैं। एक गाड़ी में काफ़ी सारे खर्चे, टायर चेंज करवाने और भी काफ़ी खर्चे हो जाते हैं। अकेला पेट्रोल या डीजल पे गाड़ियाँ नहीं चल सकती। गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे किरायों के हवाले से? किराए के हवाले से यही बात करना चाहेंगे कि किराए कम से कम कर दें। ठीक है, अगर पेट्रोल डीजल कम हुआ तो किराया भी कम होने चाहिए। बिल्कुल, अफसोस की बात यह है कि कोई ऐसी अथॉरिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही जो कि फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को जो है वो मद्देनजर रखते हुए किरायों का तयन कर सके। पूरे डिवीजन में किसी किस्म का ऐसा लाया अमल मौजूद नहीं, जिसके सबब मुसाफिर जो हैं वो जायद किराया देने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। जी, एक माह से पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल गई है। मोहम्मद रमजान मिर्जा आवाम के साथ मौजूद थे, उनके तासुरात के हवाले से हमें जंग से बता रहे थे कि किरायों में जरा भी कमी नहीं की गई। शोर कोट का किराया 270 रुपए वसूल किया जा रहा है, ऐसा कहना है मुसाफिरों का, जबकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से फौरन जो है किरायों में इजाफा कर दिया जाता है। ये तो थी जंग की सूरत हाल, जिससे हमें रमजान अपडेट कर रहे थे। चिन्योट का रुख कर लेते हैं। हम चिन्योट की बात करते हैं तो चिन्योट में भी ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां अरूज पर हैं। 2 हफ्तों में 20 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी के बावजूद किरायों में कमी न की गई। लारी अड्डे पर मौजूद हैं, हमें चिन्योट से ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ वकार घूमन ने। वकार, बताइएगा मुसाफिरों को क्या मुश्किलात दरपेश हैं, उनके क्या तासुरात हैं, इस हवाले से हमें तफसीलन आगाह कीजिएगा उनके तासुरात के हवाले से।
15 रोज के दौरान 20 रुपये फी लीटर जो पेट्रोल की कीमत है वो कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद जो ट्रांसपोर्टर हैं वो किरायों में कमी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो मुसाफिर हैं वो परेशान हैं। गुज़श्ता शब भी 8 रुपये फी लीटर जो पेट्रोल की कीमत कम की गई है। 15 रोज़ कबल भी 12 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमत कम की गई थी, लेकिन किराए जूं के तूं हैं। ट्रांसपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये किराए क्यों नहीं कम कर रहे। जब 1-2 रुपया लीटर कीमत बढ़ती है आप साथ ही किराया बढ़ा देते हैं, 20 रुपये कम हो गया, किराया क्यों नहीं कम कर रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम। अकेली तेल पे ही नहीं ज़िंदगी चलती भाईजान, और भी ज़रूरियात होती है ज़िंदगी की, और चीज़ें भी घटनी चाहिए। अकेला तेल ही नहीं हम पीते या गाड़ियाँ चलती हैं, स्पेयर पार्ट वगैरह हैं, टायर वगैरह हैं, हर चीज़ का घटना चाहिए। अकेला तेल ही नहीं, इस हुकूमत चाहिए कि हर चीज़ नीचे लेकर आए। हम भी रोज़गार हैं, मजदूरी करने वाले हैं, मालिक हमारा भी कोई नहीं एहसास करते। सच्ची मजदूरी वाले आदमी हैं, हमारी भी ज़रूरियात चीज़ें हैं ज़िंदगी की, लेकिन अकेला तेल नहीं, हमें चाहिए ज़िंदगी की और चीज़ें भी चाहिए। पेट्रोल की कीमत 20 रुपये कम हो गई है, किराया नहीं घट कर रहे। सारे किराए इस पर उन्हें घट कर रहे हैं जनाब। जो स्पेयर पार्ट हैं, जो अपना मिस्त्री हैं, वो सारे अपना पैसे लेंदे ने, इतने मुँह मंगे लेंदे। ਤੁਹਾਨੂੰ अपना जो मीडिया वाले तुसी हो, इन्हां दे विच तुहाडा अपना जनाब रोल बड़ा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ है अपना जनाब किराया तो उन्होंने उतने ही लेने ना जितना स्पेयर पार्ट पेट्रोल महंगा, डीजल में अपना मोबाइल महंगा। और भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टर मौजूद है। 10 रुपये 5 रुपये ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 20 रुपये ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। 20 रुपये पेट्रोल घट गया, किराया नहीं घटा रहे। किराया 690 रुपये का तो पहले भी सी, कल भी पेट्रोल की कीमत घटी है, पहले भी घटी है। पहले 700 रुपये किराया, 10 रुपये कम किया, 12 रुपये पेट्रोल घटा, 10 रुपये किराया घटा। कितन घट किया है तो पहले का किराया तो यही घट किया अज होना है ना, ऑर्डर होना तो था ही। हाँ बिल्कुल जी, इनका ये कहना कि अभी किराए की कीमत कम होनी है। हाँ जी, सारे जो अड्डे हैं प्राइवेट हैं, उसके किराए कितने पड़ते हैं अपना सब कोई पड़ता है। मैं मजदूर आदमी कमालिया से आया हूँ, अपना खद्दर का कारोबार करता हूँ। खद्दर में इतना अपना जहाँ पे फिर कर रोल कर एक जो ट्रांसपोर्टर हैं उनका ये कहना है कि इनके दूसरे अखराजात भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से किरायों में कमी नहीं हो रही। लाहौर से घुमन चिन्योट से मुसाफिरों के साथ लाड़ी अड्डे पर मौजूद थे। मुसाफिरों का कहना है कि हम मजदूरी करते हैं, हमने खाना भी खाना होता है, बाकी अखराजात कहाँ से पूरे करें, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और भी ज़रूरियात पूरी करनी होती हैं। वकार, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की सूरत हाल के बारे में बात कर लेते हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाले मुस्तफ़ीद ना हो सके, उनके क्या गिले शिकवे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। चाहते हैं फसी नकवी से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार दोबारा कमी कर दी गई है। आया कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाता है, ख़ुसूसन जब डीज़ल की कीमतों में इजाफा किया जाता है, तो किराए बढ़ा दिए जाते हैं। जबकि गुज़श्ता 20 दिनों में 2 बार जो है वो डीज़ल की कीमतों में कमी की गई है, लेकिन किरायों में किस हद तक कमी वाक़या हो सके जानने के लिए इस वक्त लारी अड्डे में मौजूद हैं। और सवारियाँ जो हैं वो यहाँ से जो बस है ये झंग की तरफ जा रही है। आइए इनसे बात करते हैं। बताइएगा कि किरायों में कमी की गई है जब से डीज़ल जो है वो सस्ता किया गया? अगे 400 लेंदे सी, हुण 350 350 रुपये कम किए। 50 रुपये कम किए। हाँ जी जी, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? लगे दा लगाते हैं, लगे दा करो। आप बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है? कमी तो की गई है। कोई ऐसे भी हैं लोग जो दा लगाते हैं, भी जितना किराया मांगे उतना ले लेते हैं। जी बिल्कुल, और भी यहाँ पर सवारियाँ मौजूद है। आप बताइएगा कि किरायों में कमी की गई है जब से डीजल की कीमतों में कमी की गई है? पता नहीं मैंने कमी की, बारह उन्हें लगा दा ही लेंदे खलोतन कोई नहीं। हुणे कल असा 250 रुपया भरते आया, हूँ जेड़ा ना 300 आदे आ, लेकिन असा तो 250 ही दिता। मैं कल 250 भरते आया, अज असा कोई नहीं 300। तो और भी यहाँ पर मौजूद है। आप बताइएगा इस हवाले से कि ये किराए में कमी की गई है, कोई नहीं कमी की गई अभी तक? 20 रुपये कभी गए ना आए हैं, अज ही चले तो भी उन्होंने 1200 रुपया ले लिया। हाँ, थाने मोती वाले जाना थाने मोती वाले। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू आगे भी जो है वो सवारियाँ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि किराए में कमी की गई है कि नहीं की गई? की गई है। कितनी कमी की गई? 100 रुपये। पहले कितना देके जाते थे किराया? 400। कितना? 400। जी बिल्कुल, एक मिला जुला तासुर है। और समझ तो बात यही आती है कि जहाँ पर जो है वो किरायों में अगर कमी की गई है तो बड़ी एक मामूली सी कमी की गई है, जबकि इसके दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जब
डीजल की कीमतों में इजाफा होता है तो फ़ौरन से जो है वो किराए की कीमतों में भी इजाफा कर दिया जाता है, किराए जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन जब से गुज़श्ता 20 दिनों में 2 बार जो है वो तकरीबन 40 रुपये डीजल सस्ता किया गया है, लेकिन किराए में जो है वो किसी भी किस्म का जो है वो किराया जो है उसके अंदर कमी देखने को नहीं मिली है। यही कहना है कि एक मिला जुला तासुर है कि कई कहते हैं कि जो किराए हैं उसके अंदर कमी की गई है, लेकिन जो अक्सरियत है वो यही बता रही है कि जो किराए हैं उसके अंदर बिल्कुल एक मामूली हद तक जो है वो ठीक है। फसी फैसलाबाद में बस अड्डे पर मौजूद थे, कहते हैं भारे किराए देने पड़ रहे हैं, मिला जुला तासुर सामने आया है। कुछ मुसाफिर कहते हैं कि किरायों में कमी की गई है, जबकि अक्सरियत की तादाद अभी भी किरायों से नाखुश है। बहुत शुक्रिया फसी। शोरकोट में गैर कानूनी एलपीजी गैस रिफिलिंग का सिलसिला ना रुक सका। मुख्तलिफ शाहराहों और दुकानों और घरेलू गाड़ियों के सिलेंडर्स में एलपीजी सरेआम भरी जाने लगी। आपको बता रहे हैं मुख्तलिफ शाहराहों पर दुकानों में घरेलू और गाड़ियों के सिलेंडर्स में एलपीजी गैस सरेआम भरी जाने लगी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, शोरकोट में गैर कानूनी एलपीजी गैस रीफिलिंग का सिलसिला ना रुक सका। मुख्तलिफ शाहराहों पर दुकानों में घरेलू और गाड़ियों के सिलेंडर्स में एलपीजी गैस सरेआम भरी जाने लगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहसील शोरकोट में इंतजामिया की मुबैना गफलत के बाइस जो है सिलेंडरों में एलपीजी गैस भरने का जो गैर कानूनी सिलसिला है वो धड़ल्ले से जारी है। शोरकोट की जो मुख्तलिफ शाहराएँ हैं वहाँ पे दुकानों पर जो है मुख्तलिफ गाड़ियों में जो है सिलेंडरों में एलपीजी भरने का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा रोदमा हो सकता है। तो मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। ये बताइएगा, एलपीजी भरने का सिलसिला जारी है, क्या करेंगे? असिस्टेंट कमिश्नर साहब से क्या अपील करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस मसले को उजागर किया। मैं ये आप देख सकते हैं शोरकोट में जितनी हाईएस्ट हैं और डाले चलते हैं, अक्सर हाई रूपें चलती हैं, इन पे सब एलपीजी सिलेंडर लगे हुए हैं और ये कैंट रोड, अपना जंग रोड, मुल्तान रोड से ये एलपीजी भरवाते हैं और जो कि किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। मैं डिप्टी कमिश्नर जंग खुर्रम अब्दुल्ला नियाजी साहब और असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट नियाज अहमद मुगल साहब से पुरजोर मुतालबा करता हूं कि जनाब मेरी रिक्वेस्ट पर इस मसले पर भी तवज्जो दें और गाड़ियों को गैस की बजाय गैस सिलेंडर जब्त करके इनको डीजल और पेट्रोल पे कन्वर्ट करवाएं। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि शहजाद अली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाला अहम तरीन खाम माल डायस एंड केमिकल्स की दरामद में डॉलर एक्सचेंज रेट रुकावट बन गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में आदम इस्तेहकाम परेशानी का सबब बन गई है। बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। बताइएगा बिलाल। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में सबसे अहम खाम माल के तौर पर केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। उस केमिकल्स को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के बाहर से जो है वो दरामद करके पाकिस्तान में लाया जाता है और इस वक्त डॉलर का एक्सचेंज रेट जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हद तक डिफरेंस है, जिसमें आपके ऊपर केमिकल एंड डाई एसोसिएशन वाले जो है वो बड़े परेशान हो जाते हैं। हमारे साथ इत्तेफाक ग्रुप के सदर और सेक्रेटरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मियाँ साहब, क्या कहना चाहेंगे, मसाइल इस वक्त कितने हो चुके हैं और दरामदाद अगर ये ज़्यादा डिफरेंस बढ़ता है तो क्या टेक्सटाइल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चल पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत ही मुश्किल है। आपने बहुत अहम पॉइंट पे जो है ना वो तवज्जो दिलाई है और ये 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इस प्रॉब्लम को चलते हुए और हमें पता ही नहीं ये कब तक चलेगा। अब बैंक रेट बताता है 285, 286 जितना भी है और एक्चुअली जो डॉलर का रेट है वो 325 के करीब है, 330 है। और जब हम कस्टमर को चीज़ बेचते हैं तो वो कहता है जी कि ये तो रेट जो है वो 285 है, आप किस तरह इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं? तो गवर्नमेंट को चाहिए खुदारा इस पे जो है ना वो ठोस पॉलिसी बनाएं, इसको वाजिया करें, एक ही रेट करें। 2-3 रुपए का डिफरेंस तो आता था पहले भी, वो काबिल कबूल है। इतना ज़्यादा डिफरेंस जब होगा और कैलकुलेशन फिर जो ओपन मार्केट का रेट है उसी पे हो रही है तो वो असरात एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे पड़ेंगे। जब इंपोर्ट महंगी होगी एक्सपोर्ट पे आएंगे, एक्सपोर्ट मुतासर होगी तो पाकिस्तान की मईशत मुतासर होगी। तो इस पे एक ठोस पॉलिसी की ज़रूरत है और इस बजट में इनको करनी चाहिए। कैसे भाई? बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट्स करने के लिए। निजी शोबे की जानिब से बैंकों से कर्ज लेने की शरह में 1 साल के दौरान 98% की वाज़ेह कमी मुआशी सुस्त रवि का सबसे बड़ा सबूत है। सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर सज्जाद अरशद ने कहा कि 21% की बुलंद तरीन शरह सूद ने लोगों से उनका एतमाद छीन लिया है। आपको बता रहे हैं निजी शोबे की जानिब से बैंकों से कर्ज लेने की शरह में 1 साल के दौरान 98% की वाज़ेह कमी हुई है। बात कर लेते हैं शराज बट से। बताइएगा।
जी बिल्कुल, स्टेट बैंक के फिगर्स जो हैं वो बिल्कुल सामने आ चुके हैं, जिसके हवाले से खास तौर पर बात की जाए तो लोगों के अंदर इस वक्त बाइंग कैपेसिटी खत्म होती चली जा रही है। और स्टेट बैंक के फिगर क्या हैं और ये बहुत ही माइंड बॉगलिंग फिगर्स हैं, जिस पर गुफ्तगू करने के हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सज्जाद अरशद साहब, जो कि सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके नताइज क्या हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, क्या कहेंगे जो इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जा रहा है, इससे आम आदमी किस हद तक मुतासिर हुआ? बहुत शुक्रिया अशराज। जो प्राइवेट सेक्टर की बोरोइंग है वो बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो चुकी है, क्योंकि 26% पे लोगों के लिए काम करना नामुमकिन है। और अभी 98% श्रिंक कर गई है जो क्रेडिटर्स की स्टेट बैंक के स्टेटमेंट के मुताबिक। और जो एग्जैक्ट फिगर है वो 27.9 बिलियन है इस पीरियड में, जुलाई से लेके 19 मई तक। और जुलाई से 19 मई जो उससे पहले लास्ट ईयर थी वो 1.14 ट्रिलियन थी। ये 98% जो है श्रिंक कर गई है। ये बड़ा अलार्मिंग है। ये अगर इसी तरह चलता रहा तो लोग किस पैसे से काम करेंगे। और इस सूरत हाल में कि लोगों को फंड भी टाइम पे नहीं मिल रहे, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, लोग काम नहीं करेंगे, फिर एक्सपोर्ट कम होगी, उसका नुकसान अल्टीमेटली पूरे मुल्क को होगा और लोगों को भी होगा। अच्छा, ये वही पैसा है जिसको लेके बोरो करके लोग नई इंडस्ट्री लगाते थे। अब ये कह सकते हैं कि अब नई इंडस्ट्री जो 100% कम हो गई। जी, नई इंडस्ट्री का तो अब क्योंकि हमारा 55% वो कम हुआ है। मशीनरी जो नहीं आती थी वो भी कम हुई है, 55% बड़ी मुतासर है। तो ये जब चीज़ें, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे क्योंकि बैंक के लोग काम करते थे, अब लोग कहते हैं कि इतनी लिमिट पे पैसा लेके पॉसिबल ही नहीं है कि हम मुनाफे में जा सकें, जबकि हर चीज़ श्रिंक हो चुकी है। उस बिजली के रेट बढ़ चुके हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सारा इंक्रीज हो गया है। ये पॉसिबल नहीं है कि इतने इस सिलसिले में काम कर सकें, इतने हाई काइबर पे आप इंटरेस्ट पे पैसे लेके काम कर सके, पॉसिबल नहीं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बहुत शुक्रिया शिराज अपडेट्स करने के लिए। फैसलाबाद में डीसी कॉम्प्लेक्स, कैंप ऑफिस, लालपुर हाउस की बहाली के लिए फंड्स दरकार हैं। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से फंड्स मांग लिए हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे इमरान असम से। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स, लालपुर हाउस और कैंप ऑफिस के लिए जो है वो फंड्स दरकार हैं। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानब से सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से 3 करोड़ के फंड्स मांगे गए हैं और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानब से मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को मरासला जारी करते हुए 3 करोड़ फंड्स फराहमी की सदा की गई है। और फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स और लालपुर हाउस और कैंप ऑफिस की तामीराती कामों के लिए जो है वो 10 करोड़ 36 लाख के फंड मुख्तस थे। रवां साल जो है वो मरासले के मुताबिक 4 करोड़ के फंड्स जारी किए गए जो महकमा बिल्डिंग के काम की जानब से खर्च किए गए। अभी फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स और इसी तरह जो है वो लालपुर हाउस और कैंप ऑफिस के तामीराती कामों के लिए मजीद 3 करोड़ के फंड्स दरकार हैं। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानब से सेक्रेटरी मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से इस्तदा की गई है कि जल्द से जल्द 3 करोड़ के फंड्स जारी किए जाएं ताकि फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स और बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट्स करने के लिए। झंग में जिले इंतजामिया का गलियों, मकानात और कमर्शियल जगहों की नंबर शुमारी का बड़ा मंसूबा। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी ने चौधरी कॉलोनी में संगे बुनियाद रख दिया। शहरियों की जानिब से इस काम को सराहा गया है। अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा। जंग में ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटी के इस हवाले से जो है वो डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी की जानिब से मुख्तलिफ गलियों का दौरा किया गया और अहम प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो है वो काम का आगाज़ किया गया, जिसमें गलियों के ऊपर जो है ना सिर्फ जो है वो नंबरिंग की जाएगी बल्कि मकानात जो मौजूद है उनकी भी नंबरिंग की जाएगी। यकीनी तौर पर ज़िले के अंदर पहली बार ये इकदाम मुमकिन हुआ है। डिप्टी कमिश्नर में सब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, तमाम तरह इकदाम पहली बार जो है इंतजामिया की जानिब से किए जा रहे हैं, क्या समझते हैं इससे जो शहर की खूबसूरती के अंदर कितनी हद तक इजाफा मुमकिन हो सकती है? देखिए, इंटरेस्टिंगली मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा पाकिस्तान में हमारा पहला प्रोजेक्ट है। हम हर मोहल्ले को, हर इलाके को स्ट्रीट नंबर अलॉट करने जा रहे हैं, हाउस नंबर अलॉट करने जा रहे हैं और मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ ये पाकिस्तान का इस नौयत का पहला प्रोजेक्ट है। तो मकसद है कि हम हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर्स हों, लोगों ने कहीं पहुँचना होता है उनके लिए आसानी हो, कोई ख़त या कोई ऐसी डाक पहुँचनी है उनके लिए आसानी हो और ख़ास तौर पर जो है हम इसको डॉक्यूमेंटेड कर लें, बाकायदा हम नोटिफिकेशन करेंगे इसका। और ये प्रोजेक्ट की आज तक की बुनियाद हम रख रहे हैं और आप देखेंगे इंशाल्लाह पूरे झंग में हम जो है इसी सारे प्रोसेस को, जिस तरह एक एडवांस हाउसिंग सोसाइटी में आपको स्ट्रीट्स मिल जाती हैं, आपको गंदगी ना फैलाएं, तो इस तरीके से जो बोर्ड मिलते हैं
लोगों को वो भी लगेंगे, और इनके हाउस के बाद जो हम जो प्लेट्स हैं, नंबर प्लेट्स हाउसेस की, वो भी हम प्रोवाइड करें, और 7 स्ट्रीट नंबर भी लगेंगे, और उसको नोटिफाई करेंगे हम लीगली कि ये इनके एड्रेस जो है डिक्लेयर हो सके। यकीनी तौर पर तमाम से एड्रेसेस को नोटिफाई भी। बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट्स करने के लिए। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन फैसलाबाद के चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर वाक़े के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर्स ने क्या तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात बताए, आपको भी सुनवाते हैं। वहशियाना तशद्दुद हुए है, उसकी मिसाल पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो नहीं मिलती, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और वहाँ की लोकल इंतज़ामिया का जो फेलियर था, और ये टोटल जो है सिक्योरिटी का फेलियर था और लोकल इंतज़ामिया का फेलियर था, कि वो आधे से पौना घंटा जो पूरे का पूरा एक गैंग था जिसकी सरबराही जो सिंध पुलिस का एक ASI कर रहा था, आधे से पौना घंटा पूरा जो है हमारे डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, उसको ज़दोकोब करते रहे। इसके साथ साथ जो स्टाफ नर्सें वहाँ पे मौजूद थी उनको ज़दोकोब करते रहे। इसमें टोटल जो फेलियर है लोकल इंतज़ामिया का है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है। हमारा ये मुतालबा है ये है कि वहाँ के जो VC साहब हैं, वहाँ के जो MS साहब हैं, उसको फिलफौर मुअत्तल किया जाए। इसके साथ साथ पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है, और यकीन जाने हम पे बहुत प्रेशर था हमारी लेडी डॉक्टर्स की तरफ से, हमारे यंग डॉक्टर्स की तरफ से, हमारे सीनियर डॉक्टर्स की तरफ से। इस तरह के नामसाइल हालात में, मुश्किल हालात में हम बिल्कुल काम नहीं कर सकते, और हम पे बिल्कुल ड्यू प्रेशर था वाइड पंजाब की लीडरशिप पे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फैसलाबाद में धान की पैदावार के हवाले से अहम खबर। ज़िले माहिरीन ने बेहतर पैदावार के लिए 10 जून तक पनीरी काश्त करने की हिदायत कर दी है। अब्दुल रहमान बताइएगा। बात करें यहाँ पर पनीरी की काश्त के हवाले से, तो धान की पैदावार जो कि शुरू होने वाली है, तो उस सिलसिले में पहले पनीरी काश्त की जाती है। तो यहाँ पर हमारे साथ साइंटिफिक ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि कैसे ये सारा कुछ किया जाना। बस अब मुझे बताइएगा क्या तरीकाकार होता है धान की काश्त का। अस्सलाम वालेकुम। धान के लिए 20 मई से पहले जो पनीरी है वो ऑर्डिनेंस के तहत ममनू है। उसकी वजह यह है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने उसको बैन किया हुआ है। पहली बात तो ये है कि 20 मई से पहले किसी भी किस्म की अपने पनीरी काश्त नहीं करनी है। उसके बाद फिर मोटी जो अक़साम हैं, KSK 133 है, KSK 434 है, इस तरह नियाब इरी 9 है, इरी 6 है, इस तरह की जो अक़साम है, मोटी अक़साम, वो आपने 20 मई से 7 जून तक उनकी पनीरी काश्त करनी है। पनीरी काश्त करने के लिए 3 मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। कद्दू का तरीका है, खुश्क तरीका है और राब का तरीका है। आम तौर पे ज़्यादा जो किसान हैं वो कद्दू और खुश्क तरीका इस्तेमाल करते हैं। राब का तरीका हमारे जो DG खान के इलाके, उनके मुल्हिका इलाके हैं, वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कद्दू के लिए जो आपकी पनीरी के लिए ज़मीन तैयार करने का वही तरीका जैसे आप लाब ट्रांसप्लांट करते हैं ना, उसके लिए जैसे कद्दू करते हैं वैसे ही ज़मीन तैयार करके उसमें पनीरी काश्त की जाती है। उसमें ये होता है कि इसमें 10 जो मरले हैं उनके अलग-अलग प्लॉट्स इसलिए बना लिए जाते हैं कि उनकी फिर पानी की, खाद की और जड़ी बूटियों की जो मैनेजमेंट है वो ज़रा बेहतर हो जाती है। आपने जो पनीरी के लिए बीज तैयार करना है, बीज के लिए सबसे पहले उसका उगाव ज़रूर देख लें। उगाव देखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लॉट से 400 बीज अलग करें, उसको 24 घंटे के लिए भिगो लें, और भिगोने के बाद सायादार जगह पे किसी कपड़े में या बोरी में गीली करके उसको रखें, और 36 से 48 घंटे तक फिर उसको चेक करें कि उसमें उगाओ अंगूरी मारा हुआ बीज कितने हैं। अब देखें 400 में से 80% जो है, 80% उगाओ वाला जो बीज है वो बेहतर होता है। अगर इससे उगाओ कम है तो उस हिसाब से या तो फिर आपको बीज ज़्यादा डालना पड़ेगा, या फिर ये है कि अगर मुमकिन है
تو کوئی اور بیج آپ لیں، اچھی لاٹ سے بیج لیں، کیونکہ 80% سے جو کم اگاؤ والا بیج ہے وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ پھر پنیری میں آپ نے جڑی بوٹیوں کو بھی تلف کرنا ہے، اس میں زنک کا بھی استعمال کرنا ہے اور پانی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو خشک طریقہ ہے اس میں بالکل جیسے گندم لگائی جاتی ہے، جیسے اور طریقوں کے لیے زمین تیار کی جاتی ہے، اسی طرح زمین تیار کر کے خشک طریقے سے آپ لگاتے ہیں۔ اس میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے پنیری کے لیے، اور اگر آپ کدو کے طریقے سے پنیری لگاتے ہیں تو اس کے لیے 25 سے 35 دن تک جو ہے نا پنیری وہ آگے منتقلی کے لیے ریڈی ہوتی ہے۔ لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 30 دن سے جو زیادہ عمر کی پنیری ہے وہ آپ اس میں ٹرانسپلانٹ نہ کریں، وہ آپ منتقلی کے لیے نہ لے کے جائیں۔ 25 سے 30 دن کی جو پنیری ہے وہ سب سے اچھے ریزلٹس دیتی ہے۔ شکریہ عبدالرحمان آپ کا۔ ٹوبا ٹیکسنگ کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے ضلع بھر میں ثقافتی مجسمے لگائے جائیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مبشر حسن رفیع سے۔ جی بتائیے گا۔ ٹیکسنگ کی خوبصورتی میں اضافہ کیا جائے گا، شہر کی ثقافت کو اجاگر کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر جو ہے وہ باقاعدہ خوبصورتی کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جائیں گی، پلاننگ کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر نعمان ڈوگر سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر آپ بتائیے کہ کس قسم کی جو ہے وہ خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے آپ اقدامات کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گزشتہ ہفتے میں ڈپٹی کمشنر صاحب کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں تمام ڈسٹرکٹ کونسل کے آفیسرز نے اور میونسپل کمیٹی کے آفیسرز نے شرکت کی ہے۔ اس میں تمام جو تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز تھے وہ بھی تشریف لائے۔ تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ جس طرح کمشنر صاحب اس میں بڑا ویگر ہیں اور چیف منسٹر صاحب کی خصوصی ہدایات ہیں کہ آپ اپنے لوکل کلچر کو اجاگر کریں، اس کو پریزرو کریں، تو اس حوالے سے ہمارے پاس جتنے اویلیبل ریسورسز ہیں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ہیں، ڈسٹرکٹ کونسل کے ہیں یا ایم سیز کے ہیں، ان کو ہم یوٹیلائز کریں گے۔ اور پرپس اس میں صرف یہی ہوگا کہ آپ اس کو شہر کے کلچر کو پریزرو کریں گے اور بیوٹیفائی کریں گے اپنے مختلف چوکوں کو۔ تو جہاں تک ٹوبا ٹیکسنگ کا تعلق ہے، جس طرح آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی شہر ہے اور منٹو کے افسانے نے اس کو ایک بڑا لازوال جو ہے وہ اجاگر کیا ہے، تو اس حوالے سے 3-4 چوکس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، جس میں ہمارا بائی پاس ہے، جنگ روڈ والا۔ بہت شکریہ مبشر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سجنا سورنا سج کے نکھرنا صنف نازو کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ صنعت زار فیصل آباد میں لڑکیوں کو ہنرمند بنانے کے لیے گرافک ڈیزائننگ کورسز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں مریم رضا سے۔ جی مریم بتائیے گا۔ دور میں خواتین نہ صرف گھر تک رہ گئی ہیں بلکہ باہر نکل کر خود کو ہنرمند بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے بہتر مستقبل کے لیے بھی جو ہے وہ گامزن ہے، اور صنعت زار جو ہے اس کے اندر پیش نظر آتا ہے۔ یہاں پر گرافک ڈیزائننگ کلاسز کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے، جس کے اندر خواتین کو مختلف ہنر جو ہے وہ سکھائے جاتے ہیں۔ آج کل انٹرنیٹ پہ کام کرنے اور سیکھنے کا جو ہے بہت زیادہ ٹرینڈ ہے اور خواتین اس کو آگے لے کر چلتی ہوئی جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں کے ٹیچر موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں۔ ایسا بتائیے گا کہ آج کل نیٹ کا جو ہے زمانہ ہے، خواتین کسی سے پیچھے نہیں ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ صنعت زار اس کے اندر کس طرح سے اپنا رول پلے کر؟ السلام علیکم مریم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ ہم اپنی جو آواز ہے وہ عوام تک پہنچا سکیں۔ مریم ایسے ہے کہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ڈپارٹمنٹ ان کا ایک ادارہ ہے ڈسٹرکٹ انڈسٹریل ہوم صنعت زار۔ اس کا جو بیسک پرپس ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو اتنا فعال اور مضبوط کر دو کہ اپنے گھر کے خرچے خود اٹھا سکے، اپنے بچوں کی تعلیم دے سکے۔ لیکن وقت کی نزاکت یہ ہے کہ دنیا بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، تو یہاں پہ پہلے سلائی کے کورس ہوتے تھے، یہاں پہ کڑھائی کے ہوتے تھے، ڈومیسٹک ٹیلرنگ وغیرہ ہوتے تھے، لیکن اب ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا کہ جو بچیاں گھر بیٹھ کے کام کرنا چاہتی ہیں، جن کو گھر سے پرمیشن نہیں ہے، تو آن لائن کا جو کام ہے ہم نے سٹارٹ کروایا ہے گرافک ڈیزائن۔ پہلے یہاں پہ کمپیوٹر اپلیکیشن ہوتا تھا، اب گرافک لیب جو ہے گرافک ڈیزائن کی وہ کورس متعارف کروایا ہے تاکہ بچیاں یہاں پہ کام کریں، کام کرنے کے بعد وہ اپنے کام کو آن لائن جو ہے وہ اس کو پرفارم کر سکیں، تاکہ گھر سے باہر بھی نہ جا سکیں اور گھر بیٹھ کے اپنا کام کر سکیں۔ گھر بیٹھ کے جو ہے خواتین اپنا کام کر سکے۔ یہاں کے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ کچھ موجود ہیں جنہوں نے ایک کورس سٹارٹ کیا۔ مجھے بتائیے گا کہ کیا